पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर उमेश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रज्जू चौहान जी, जिला अध्यक्ष कुशीनगर श्री मुन्ना चौहान जी, इस जिले के शानदार हमारे जिला अध्यक्ष श्री परमहंस चौहान जी, श्री राम किशोर चौहान जी, जलरजीत चौहान जी, इस विद्यालय के प्रबंधक जिन्होंने बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना दिया है, श्री राजा राम चौहान जी, श्री शैलेश चौहान प्रधान जी, शिवा चौहान पुरैनी, श्री राम दुलारे चौहान प्रदेश सचिव जनवादी युवा मोर्चा, श्री मदन चौहान जी विधानसभा अध्यक्ष सलेमपुर, श्री अरविंद चौहान जी, पार्टी के बहुत ही मजबूत समर्थक और हम सब लोगों के सहयोगी डॉक्टर आरती चौहान जी, श्री महंत चौहान जी, श्री राम सूरत चौहान जी, श्री फेकू चौहान जी, गुलाब चौहान जी, भगवान चौहान जी, श्री दीपक चौहान जी, धर्मेंद्र चौहान जी, पीपीगंज से आए श्री राज चौहान जी, हमारे बहुत जाबाज युवा साथी जिनका हौसला ही इस बात का गवाही दे रहा था कि अब जनवादी क्रांति को इस जिले में भी घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। श्री शिवा चौहान जी, विजय चौहान जी, मुकेश चौहान जी, श्री अभिषेक चौहान जी, अंकित चौहान जी, मनीष चौहान जी, सूरज चौहान जी, विपिन चौहान जी, विशाल चौहान जी, आजाद चौहान जी, पंकज चौहान जी, रितेश चौहान जी, आकाश चौहान जी और गोरखपुर चौरी चौरा से चल कर के आए हम सब लोगों के गार्जियन श्री नंद किशोर चौहान चाचा नेताजी, छत्तीसगढ़ से चल कर के आए विधानसभा अध्यक्ष हमारे शहर के श्री छोटे लाल चौहान जी, छत्तीसगढ़ से चल कर के आए हैं। हमारे बीच में हरिहर सिंह लुनिया चौहान जी और भी मंच पर बैठे, सामने बैठे हमारी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम, जय जनवाद। साथियों, जो अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है लोग उसको पागल कहते हैं। समाज में पागल किसको कहते हैं? जो खुद के भी बारे में नहीं सोचता, जो अपने बारे में भी सोच लेता है, अपने पास पड़ोस के बारे में भी सुख दुख में भाग ले लेता है, लोग उसको स्वच्छ मानसिकता के व्यक्ति कहते हैं। और जो पूरे समाज और देश के हित का चिंतन करता है, लोग उसको महापुरुष कहते हैं। साथियों, मैं निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि आज यहां बैठा हुआ हर वो शख्स जिसके दिल और दिमाग में यह बात निश्चित तौर पर तय है कि वो चाहता है कि हमारा समाज कैसे बने, देश कैसा बने, और जो समाज और देश बनाने की नियत रखता हो, इस पर चिंतन करता हो, वह निश्चित तौर पर महान विभूतियां हैं। और मैं आप सब महान विभूतियों को दोबारा प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस बीच में हमारे गोरखपुर के जिला अध्यक्ष संजय चौहान जी भी आए हैं, श्री धर्मेंद्र चौहान निषाद जी एडवोकेट साहब भी आए हैं, राम हरक निषाद जी प्रधान जी भी हमारे साथ आए हुए हैं।
मैं आप सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। सीपी पासवान जो हमारे सह संयोजक हैं गोरखपुर जिले के, और श्री अनिल चौहान जी जो हमारे गोरखपुर जिला के जिला संयोजक हैं, आपकी भी गरिमामय उपस्थिति है। साथियों, यह बात तो तय है कि जहां समा के जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहां हम बुलाए जाते हैं। जहां समा की जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहां हम बुलाए जाते हैं। वहां है शोर की आया है इंकलाब बहरा, जहां किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं। चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर गोरखपुर का, ये देवरिया का हमारा नौजवान भी बैठा है, बुजुर्ग भी बैठे हैं, प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं और आप सब लोगों से पूछता हूं कि जहां यह कार्यक्रम हो रहा है सदर विधानसभा का, अगर इस विधानसभा में हमारा समाज बीजेपी को वोट न दे तो क्या बीजेपी का विधायक बन पाएगा? बगल में बरहज विधानसभा है, अगर वहां हमारे लोग भाजपा को नहीं वोट देंगे तो क्या बरहज का भाजपा का विधायक दोबारा विधायक बन पाएगा? रामपुर कारखाना का क्या विधायक भाजपा का दोबारा जीत पाएगा? न सलेमपुर का जीत पाएगा, न पत्थरदेवा का जीत पाएगा, न रुद्रपुर का जीत पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, मैंने गोरखपुर के एक एक मंडल के एक एक जिलों को घूमा हूं। 28 विधानसभा की सीटें हैं, उन 28 में 20 विधानसभा सीटें हैं जिन पे अगर हमारी बिरादरी का 50% वोट भाजपा को न मिले तो भाजपा की 20 विधानसभा की सीटें चुनाव हार। लेकिन मैं आप इस गोरखपुर मंडल के भाइयों से जानना चाहता हूं कि आजादी से लेकर के आज तक क्या इस गोरखपुर मंडल में मेरे समाज का कोई बेटा कोई विधायक बन पाया क्या? क्या किसी दल और पार्टी वालों ने इन्हें विधायक बनने का मौका दिया क्या? लेकिन मेरे समाज के लोगों ने सब पार्टियों को सरकार बनाने का मौका दिया। मैं जानता हूं यही देवरिया जिला, यही कुशीनगर, यही महराजगंज, यही समाज का लोग है। जब चाहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है तो 2012 में हमारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, तो उसकी भी सरकार बन गई कि नहीं बन गई? समाजवादी की भी सरकार हमारे लोगों ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार सत्ता और सरकार बनाई। लेकिन ये लोग आपको सरकार में शामिल करने में डरते क्यों हैं? आपको मौका देने में, विधायक और सांसद बनाने में ये कोताही क्यों करते हैं? साथियों, उसका सबसे बड़ा कारण है, और कारण वो एकमात्र है साथी, कि वो सब जानते हैं, आप सब गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, यह तय है कि जिसका अपना घर नहीं होता है उसको किसी के घर में भी मान सम्मान से रहने का मौका नहीं। तो हमारा अपना राजनीतिक घर नहीं था, हमारा अपना पार्टी नहीं थी, हमारा समाज अपने दल और अपने पार्टी और अपने नेता के पीछे नहीं खड़ा। इसलिए इन दल और पार्टियों को मौका मिल रहा है सरकार बनाने का और सत्ता में जाने का। जिस दिन हमारे लोग अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको भी मौका मिलेगा इस देश की सत्ता और सरकार बनाने का।
साथियों, मैं लगातार 15 जुलाई को जेल से बाहर आया और अगस्त महीने से लगभग बहुत सारा टाइम मैंने गोरखपुर मंडल में दिया है, क्योंकि मैं जेल से 15 जुलाई को निकला और मैं 20 या 25 तारीख को आया हुआ था और 1 अगस्त या 11 अगस्त को कार्यक्रम था यहां पर गोरखपुर में रखा गया, जिसकी अनुमति के लिए सरवन चौहान परमिशन लेने के लिए कार्यक्रम को गए थे और सरवन चौहान पर गैंगस्टर लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। और सरवन चौहान की गलती बस इतनी थी कि वो लोकसभा का पर्चा जनवादी पार्टी से भर दिया। तभी से बाबा के दिमाग में वो व्यक्ति खटक गए कि अगर सरवन चौहान जैसा एक नौजवान लोकसभा लड़ने के बारे में सोच सकता है, तो आने वाले इस गोरखपुर मंडल में बहुत सारे चौहान विधायक बनने के भी बारे में भी सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है, राजकुमार चौहान की हत्या कोई साधारण हत्या है? ये पूरा गोरखपुर जानता था कि अगर राजकुमार चौहान को भाजपा टिकट दे चाहे न दे, लेकिन राजकुमार चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और आप बताइए, इस गोरखपुर मंडल में अगर चौहान ही तय कर ले कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा कौन सीट पर अपना विधायक बना लेगी? कोई सीट पर बना पाएगी? इस पे नहीं। तो राजकुमार चौहान वो संभावना था लड़का, और उसकी देखी देखा और भी नौजवान तैयार हो सकता था 2027 में चुनाव लड़ने के लिए, कि अगर एक व्यक्ति यह सोच सकता है कि हमें भाजपा टिकट देगी या न देगी, उसके बावजूद भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो राजकुमार जैसे 10 नौजवान भी आगे आने वाले समय में सोचेगा कि हमें किसी पार्टी से टिकट मिले या न मिले, उसके बावजूद भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो लगा भाजपा के लोगों को कि ये तो बड़ी मुश्किल संभावना बीजेपी के सामने खड़ी, तो संभावना को जड़ से खत्म कर दो। साथियों, राजकुमार चौहान की हत्या पूरी तरह से राजनीतिक हत्या है और आज उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और हत्या करके बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि एक नौजवान की हत्या करके इस सोच को हमने खत्म कर दिया। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये समाज उस वंश और उस परंपरा से आता है। साथियों, जिस समय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी कैद कर लिया था और कैद करके गजनी ले गया, और मोहम्मद गोरी सिंहासन पर बैठ करके पृथ्वीराज चौहान को सामने खड़ा करके पूरा दरबार लगा हुआ था और कहता था कि पृथ्वीराज आंखें नीची कर, नहीं तो तुम्हारी आंखें काढ़ लेंगे। तब पृथ्वीराज चौहान ने आंख नीची करने के बजाय मूंछों पर ताव देने का काम किया था, लेकिन अपनी आंख नीची करने का काम नहीं किया था। और उस बात पर गोरी चीड़ करके पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा ली। उसके बावजूद भी अंधे पृथ्वीराज ने अपने एक साथी का सहयोग पाया, तो गजनी का वह मोहम्मद गोरी सिंहासन पर बैठा रहा और थोड़ा सा इशारा पाया कि 4 मास 24 गज अंगुलस्त प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, अब मत चूक चौहान। और अंधा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मारा और उनका सीना छलनी कर दिया। जिस अंधे समाज के व्यक्ति ने दुश्मन को नहीं छोड़ा, तो अब तो इस समाज के सारे नौजवानों के पास आंख है। बाबा 2027 में राजकुमार के रक्त का एक एक
बूथ का बदला 2027 में निश्चित तौर से आपको मिलेगा, इसे आप भूल मत जाना। और साथियों, किसी नेता की शहादत और किसी समाज के समाज सेवी की शहादत अगर व्यर्थ चली जाए तो बताइए हम सारे नौजवानों के रहने का मतलब क्या है। साथियों, 12 अप्रैल को हमारी रैली थी, आप सबको पता रहा, और रैली हमने इसलिए रखी कि राजकुमार चौहान की श्रद्धांजलि भी होगी और सीबीसीआईडी जांच के मांग को भी मजबूती से वहां से उठाया जाए। और अगर राजकुमार चौहान की हत्या की सीबीसीआईडी जांच हो गई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा भी अपने दामन को बचा नहीं पाए। साथियों, आप बताओ कि जहां मुख्यमंत्री रहता है, जो व्यक्ति उनके घर के बगल का रहने वाला है, साधारण व्यक्ति नहीं, सभासद प्रतिनिधि भी रहा, समाज का एक होनहार नेता रहा, और उसके हत्या की साजिश 2 महीने से चल रही है, तो क्या गोरखपुर के इंटेलिजेंस को यह बात पता नहीं रही हो? जहां बाबा के आवास के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर इंटेलिजेंस है, क्या बिना पुलिस के मिली भगत से राजकुमार चौहान की हत्या संभव थी? नहीं थी। हत्यारों को साहस किसने दिया था हत्या करने का? वो साहस प्रशासन के लोगों से मिली थी। वरना जिस राज्य में जीरो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला व्यक्ति रहता हो, जाए उसके घर के बगल में एक होनहार नौजवान की हत्या हो जाए और उसमें प्रशासन के लोगों के बिना हाथ का, ऐसा संभव नहीं। और साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर राजकुमार का परिवार जनवादियों के साथ खड़ा रह गया होता तो अब तक बाबा की औकात नहीं थी कि सीबीआई जांच का आदेश वो नहीं दिए होते। अब तक वो लड़ाई आर और पार हो गई। साथियों, बहुत सारे नौजवान यहां पर गवाह हैं, यहां से भी कह रहे हूं, अगर राजकुमार की हत्या के दिन अगर दारा चौहान जाकर के लाश का दाह संस्कार नहीं करवाए हो, और हम लोगों की सोच थी कि लाश का दाह संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक बाबा यहां आने का काम नहीं करेंगे, और अगर 24 घंटा डेड बॉडी को नहीं जलने दिया गया होता तो उस परिवार की सारी शर्तें मांगी गई होती, बाबा रोक नहीं पाए होते, बचा नहीं पाए। साथियों, 2 चौहानों की हत्या हुई। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और एक राजकुमार चौहान की हत्या हुई। सूर्या चौहान की हत्या में न्याय 2 दिन में मिल गया, और चौथे दिन कलेक्टर सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर उनके घर पहुंच गए। दूसरे दिन इनकाउंटर हो गया अपराधी, घर पर बुलडोजर चल गया। राजकुमार चौहान की हत्या में कुछ हुआ? ये फासला और ये अंतर कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों है? साथियों, ये हत्या में इस न्याय का अंतर का एक ही अंतर है कि सूर्या चौहान राजपूत चौहान था और राजकुमार चौहान लुनिया चौहान थे, ओबीसी वाले चौहान। सूर्या चौहान बाबा की बिरादरी के थे और राजकुमार चौहान आपके समाज से। इतना ही अंतर था। तो जहां न्याय जात देख करके हो रहा है, वहां अगर जात अपने झंडे और अपने डंडे और अपने राजनीति को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं होगी तो इस बिरादरी के नौजवानों के आगे न्याय और सम्मान की लड़ाई कैसे होगी? साथियों, इस देवरिया जिले में भी मैं साल भर पहले आया हुआ था।
रामकिशोर जी वो प्रधान जी थे, विजय प्रधान के घर के बगल से मैं उस गांव में गया था, एक चौहान की हत्या हो गई थी। कृष्णा चौहान, राममुरत चौहान, सुकरी परसिया। क्या उस घटना में उस व्यक्ति को न्याय मिला? उसके पहले और चौहानों की हत्या हुई, एक दो चौहानों की और हत्या हुई। इस देवरिया में भी हत्या में न्याय नहीं मिली, और उस सुखई पूर्वा वाले चौहान की हत्या में भी पूरा संरक्षण वहां का विधायक उसको दे रहा था, हत्यारे को, और हत्यारा जा करके लखनऊ में उसके विधायक निवास में छिपा हुआ था, और इस देवरिया पुलिस की औकात नहीं थी कि उसको जाकर के अरेस्ट करे, और लास्ट में चार्जशीट में उसका नाम निकाल दिया जाए। साथियों, जो सरकार आपके वोट के दम पर चल रही है, और उस सरकार में हत्या के मामले में भी हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो, तो यह साबित कर रहा है कि जब न्याय दूसरे लोग देने के लिए आपके साथ न खड़े हो, तो खुद को इतना मजबूत ले लो कि हर जुल्म के न्याय लेने की स्थिति में आप खड़े हो जाओ, और जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर सारी जुल्म और जाति खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए साथी, कुछ बात आपसे और करनी है। साथियों, बहुत दूर आप सब लोग हैं, एक मिनट के लिए इधर आगे आ जाइए, कुर्सी से नहीं, ऐसे खड़े होकर के ही सामने आ जाइए। बस 2 मिनट की और बात करेंगे। भैया सब लोग खड़े हो जाइए, बस 2 मिनट की हम बात करेंगे आप सबसे। थोड़ा करीब आ जाएंगे तो अब अंतिम निर्णय और एक मशवरा आपसे करना है, और आपसे सलाह लेना है, और आपसे इजाजत लेना है। और आप जब इजाजत देंगे तो हम आगे फैसला लेंगे, और आप सलाह देंगे तो आपकी सलाह के अनुरूप हम काम करें। बताए मैंने, थोड़ा और आप आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। आप ही तो हमारी देवी हैं, और जिस समाज की मातृ शक्ति किसी क्रांति का हिस्सेदार बन जाती, उस क्रांति को सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। झंडा ऊपर करिए। साथियों, एक दौर था जब तलवार के दम पे राजपाट कायम करना था, झंडा झंडा, तो इस भारत में आपका राज था कि नहीं था? हाँ बोलिए। और दिल्ली की कुर्सी पर आपकी सरकार थी कि नहीं थी? सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनका खानदान लंबे दौर तक पृथ्वी दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा किया। फिर तलवार को के बाद तोप का आविष्कार हुआ, तो तलवार से लड़ाई लड़ने वालों को जिनके पास तोप थी उन्होंने हरा दिया, और 700 साल इस देश में तोप लेकर के जो मुगल आए, जो विदेशी आए, भारत के तलवारबाजों को हरा करके 700 साल तक इस देश में राज किया, तोप वालों। और तोप वालों को किसने हराया था प्रबंधक साहब? बंदूक वालों ने। अंग्रेज बंदूक लेकर के आए और तोप और तलवार दोनों वालों को हरा दिए, और 200 साल तक अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर राज किया। तलवार को तोप ने हराया, और तोप और तलवार को बंदूक ने हराया, और देश आजाद हुआ। सुनिए सुनिए आप लोग सुनिए। और देश जब आजाद हुआ तो इस राजपाट की जंग में तलवार, तोप और बंदूक को किसने हराया? ऊंट। ऊंट ने तीर, तलवार और तोप को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? बंदूक को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? अब न तलवार का राज है, न तोप का राज है, न बंदूक का राज है, अब राज किसका है? ऊंट का। और ऊंट ने इन तीनों को हरा दिया, और अब जिसके पास ऊंट है वही इस देश का राजा है, और वह ऊंट से राजा हर स्तर पर बना।
मैं तो जहां बैठा हूं, जहां आज सभा ले रहा हूं प्रबंधक साहब, ये पंचायत में हमारे समाज से ज्यादा वोट किसी समाज का है, लेकिन प्रधान कौन है? दूसरा है कि नहीं? हमारा वोट लेकर के कौन प्रधान है? तो भैया हम आपसे कहेंगे कि अब प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर जिला पंचायत से लेकर अब लड़ाई वोट से, और वोट की धार जितना तेज कर देंगे उतनी मजबूत और तेज आपकी लड़ाई है। और यह वोट जिसके पास वही राजा है। वोट अगर साइकिल पे डाल देंगे तो राजा कौन बनेगा? हाथी पे डाल देंगे, कमल के छाप पर डाल दिए तो राजा कौन? जिस दिन यह वोट आप अपने दल और अपने पार्टी के साथ कर लेंगे, निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश का राजा एक दिन हमारे समाज का व्यक्ति बनेगा। इसे बोलो डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। साथियों, मेरे नौजवान सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं लड़ाई को किस तरफ लेके जा रहा हूं। इस देवरिया में बहुत सारे वे समाज के लोग जो कभी हमारे इस झंडे के नंबरदार और आज दूसरे दल और पार्टी का झंडा अपने कंधे पर रख करके ज्ञान और सीख परमहंस और डॉक्टर रज्जू चौहान और जनवादियों को दे रहे। बताओ साथियों, जो अपने झंडे को उतार करके दूसरे का झंडा अपने कंधे पर रख लिया, वो विद्वान है कि जो अपने झंडे के चाहे सुख में और दुख में उसको अपने कंधे पर रखा है, वो विद्वान है। जो अपने झंडे को अपने कंधे पर रखा हुआ है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अपनी जंग को जारी रखा। और जो लोग दूसरे का झंडा और डंडा अपने कंधे पर रख करके अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं, भाजपा को मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं, अगर अखिलेश के राज में चौहान लात खाया तो क्या भाजपा के राज में लात नहीं खा रहा है? क्या इस राज में हमारे समाज का मर्डर नहीं हो रहा है? क्या उसके राज में न्याय नहीं मिल रहा था तो क्या इनके राज में न्याय मिल रहा है? न्याय तो आपको किसी के राज में दूसरे के नहीं मिलेगा जब तक आपका नेता और आपकी पार्टी मजबूत नहीं। ये हो सकता है कि आपके नेता में दो चार त्रुटियां हो सकती, तो ये तो कमरे में बैठ करके संवाद का विषय है। प्रबंधक साहब, आज गलतियां हमारे में कल सुधर जाएगी, लेकिन इसका क्या मतलब कि आप अपना नेता बदल लेंगे, पार्टी बदल लेंगे, अपना झंडा उठा करके दूसरे का झंडा ले लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जनवादी से इतनी घबराई हुई है कि इस समाज में जनवादी के खिलाफ कई गो पार्टी बना रखी है और समाज को गुमराह कर रही है, नौजवानों को गुमराह कर रही है। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता कि हमने तय कर लिया है कि अब हमारी लड़ाई किसी को जीतने और हराने की नहीं है। अब 2027 में हमारी लड़ाई अपनी बुनियाद और अपनी नींव बनाने की है। और 2027 के चुनाव में अगर हमने अपनी नींव और बुनियाद खड़ा कर लिया तो 2029 में वन नेशन और वन इलेक्शन हो, और तब इसी उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांट दिया जाएगा और पूर्वांचल राज्य नया राज्य बनेगा। और इस पूर्वांचल राज्य जो बनेगा, इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी हमारे समाज की, 17% आबादी समाज की होगी। और 17% आबादी वाला समाज अगर इस नए पूर्वांचल राज्य का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाया तो यह हमारे समाज के लिए लानत का विषय होगा कि नहीं? आज 8% वाले लोग
ये जो नया पूर्वांचल राज्य बनेगा उसमें यादव समाज का मात्र 8% वोट होगा। तो इस नए पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए अखिलेश जी इटावा से आकर के आजमगढ़ में अपना घर बना रहे हैं कि अगर 2027 में हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं भी बन पाए तो चलो नया पूर्वांचल राज्य बनेगा, हो सकता है पूर्वांचल राज्य का ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो पूर्वांचल राज्य में हमारा घर रहेगा तभी तो हमें लोग स्वीकार करेंगे। तो वे लोग इटावा से आकर के पूर्वांचल में अपना घर बना रहे हैं और मेरा समाज दूसरे का झंडा डंडा ढोने में मशगूल है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा इस नए पूर्वांचल राज्य में हो। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी देवरिया में मेरे बिरादरी से बड़ी आबादी किसी की नहीं है। महाराजगंज में मेरा जो वोट है 1% से ज्यादा किसी दूसरे का वोट हमारे समाज से ज्यादा वोट नहीं है। आपको डेमोग्राफी, जाति डेमोग्राफी देखना हो प्रबंधक साहब, तो आप चले जाइए इसी सदर विधानसभा के एसडीएम के पास। सदर विधानसभा में यादव लोग अपना कितना वोट बताते हैं? इस सदर विधानसभा में यादव बिरादरी से दुगुना वोट हमारे बिरादरी का, लेकिन हमारे बिरादरी की किसी में गिनती है? कहते सब यहाँ चौहान का वोट कितना, और पूरे गोरखपुर मंडल में 4% यादव और 15 से 17% चौहान। वो कहां राजनीति कर रहे हैं और आप आजादी से लेकर के आज तक एक विधायक नहीं बने। साथियों, अब चाहे भाजपा चुनाव हारे और चाहे सपा चुनाव हारे, कोई होए नृप हमें का हानि चेरी छोड़ न होई रानी। कोई राजा बन जाए क्या फर्क पड़ता है, हम तो राजमहल में नौकरानी है, नौकरानी ही रहेंगे। तो साथियों, सपा की सरकार बन जाएगी तब भी हम नौकर हैं, भाजपा की सरकार बन जाएगी तब भी हम नौकर हैं। साथियों, अब नौकरी करना सपा और बसपा भाजपा की छोड़नी है, अब खुद राजा बनने की जंग लड़नी है। इस विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, जिस पार्टी के पास इतने प्रबुद्ध लोग कार्यकर्ता हो इस जिले में, उस दल को कोई कमजोर समझ सकता है क्या? तो अगर इस देवरिया जिले में हम सब लोग तय कर रहे हैं, हम तय कर लिए थे, राजकुमार चौहान की जब हत्या हुई तभी हमने तय कर लिया कि जिस बच्चे को चुनाव लड़ना है, इस बात से हत्या की गई, तो बाबा अब गोरखपुर मंडल की हर सीट पर जनवादी चुनाव लड़ाएगी और आर और पार की लड़ाई देखा जाए। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस देवरिया जिले में भी जनवादी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। तो इसकी आप सब लोग इजाजत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और नौजवानों में आपसे कहूंगा कि अब सब लोग आओ, जनवादी युवा मोर्चा में पद लो और गांव-गांव जनवादी के नौजवानों को जनवादी से जोड़ो और जनवादी का सदस्यता अभियान चलाओ। लोग यही कहेंगे कि जनवादी के पास पैसा है कि चुनाव लड़ लेगी, चंदा तक लड़ा जाएगा। तो साथियों, जिस उम्मीदवार को समाज लड़ाएगा उससे ज्यादा मजबूत कौन उम्मीदवार होगा? कोई होगा? कोई नहीं। तो जनवादी से मजबूत कौन उम्मीदवार होगा? जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की आप सब समाज के लोग जिम्मेदारी ले लेंगे। तो आज साथियों, मेरे पास एक प्रस्ताव आया है और लोगों का कहना है कि आज देवरिया में आया है तो एक सीट तो घोषित ही कर दीजिए। तो कर दे एक सीट। तो हमारे पत्थर देवा से शुरू करते हैं।
यहीं से कर दिए हो तो अच्छा रहता। कोई नौजवान तैयार हो जाए सदर विधानसभा से घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ाने की पूरी जिम्मेदारी हम सब जनवादियों को होगी। उसके लिए भीख भी मांगेंगे, उसके साथ गाँव वहां भी चलेंगे। जनवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मंडल अध्यक्ष जी, तो पत्थरदेवा से शुरू किया जाए, कर दीजिए जेलरजीत का किया जाए। जी। साथियों, ये जेलरजीत चौहान जी हैं। पत्थरदेवा विधानसभा से हमारे शैलेश भैया भी, प्रधान जी भी आए हुए हैं। प्रधान जी कहां गए? अच्छा, कहीं लग रहा है बात कर रहे होंगे। तो पत्थरदेवा से जेलरजीत चौहान जी तन मन धन तीनों से अनवरत चल करके जनवादी पार्टी से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेलरजीत चौहान, संजय चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। जेलरजीत चौहान, संजय चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज हम जेलरजीत चौहान जी को पत्थरदेवा से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करते हैं। और साथियों, इस देवरिया जिला में शाही लोगों का वोट हमारे बिरादरी से ज्यादा है। प्रबंधक साहब, उन्होंने वोट हमारे समाज से ज्यादा बाय 5,000 बाय लोग।